नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट शिक्षण एवं शोध अभियोगिता की केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी की क्लास फर्स्ट भाग 1 इसका दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। इससे पिछले वाले क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है, और बीच में दोस्तों चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग जो है वो थ्योरी टाइप्स से है नहीं, दरअसल वो आपका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है, फिर आपका डीआई वगैरह है, मैथ वगैरह है। तो उस क्लासेस को हम लोग रोककर हम लोग जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और जो एग्ज़ाम में, हालांकि एग्ज़ाम में सभी यूनिट से बराबर क्वेश्चंस आएंगे, बट हम लोग थ्योरी वाली क्लासेस को पहले कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। चलिए, और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ वो लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार मिल सके। चलिए दोस्तों, परिचय हम लोग सबसे पहले देखेंगे आईसीटी में। इस अध्याय के पाठ्यक्रम में आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली दी गई है। इसके अंतर्गत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर भी आते हैं तथा नेट एनटीए प्रश्न पत्रों में इन पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसलिए उम्मीदवार के लिए यह सब जानना आवश्यक है, नहीं तो इनको याद रखना भी कठिन कार्य है। आगे दोस्तों, सूचना का मतलब होता है जानकारी। यह लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब फॉर्मेशन या फॉर्मा होता है। ठीक है, जिसका अर्थ है किसी भी चीज़ को उसके वास्तविक रूप में जानना। हम संचार का अध्ययन चौथे अध्याय में कर चुके हैं, जिसका मूल अर्थ है कि सूचना या जानकारी को साझा कैसे किया जाए। जैसा कि शीर्षक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के से आभास होता है, इस अध्याय में हमारा मुख्य विषय है कि सूचना को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से लक्षित वर्ग तक कैसे पहुंचाया जाए। इस अध्याय में यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों को, एक सेकंड दोस्तों, विद्यार्थियों को ऐसी तकनीकों, उपकरणों और संबंधित शब्दावली से परिचित करवाया जाए जो सूचना क्रांति को संभव बनाते हैं। आगे है दोस्तों, ये डॉग लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया है, जिसको हम ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। नवीन अर्थव्यवस्था अधिकाधिक रूप से सूचना की रचनात्मक व्यवस्था व वितरण पर निर्भर है। प्रौद्योगिकी ने हमारी जीवन शैली को हर संभव ढंग से प्रभावित किया है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की परिभाषा के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सूचना को संचालित करने से संबंधित है। यह मूलतः विभिन्न उपकरणों, अनुप्रयोगों एवं सेवाओं का
एक समूह है जिसका उपयोग सूचना के उत्पादन, संग्रह, संसाधित करने, वितरण एवं आदान प्रदान में किया जाता है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है। एक सेकंड दोस्तों, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रमुख घटक माना जाने लगा है, यहीं तक पढ़े थे ना दोस्तों। चलिए आगे। और इसे भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आगामी चर्चा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए इसके आंग्ल भाषा के संक्षिप्त रूप आईसीटी या आईसीटी का उपयोग किया गया है। आगे है, भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर अत्यधिक बल देता रहा है ताकि विविध क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था, प्रशासन आदि में राष्ट्र के सामने आ रही चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्न बिंदुओं में दर्शाए गए हैं। पहला है सेवा अर्थतंत्र का आधार। दूसरा, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सम्यक तकनीक। नंबर 3, समाज के विभिन्न वर्गों के शक्तिकरण का साधन। नंबर 4, प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार को कम करना। आगे है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 5वां पॉइंट है दोस्तों, योजना आयोजन, नीति निर्धारण तथा निर्णय लेना। नंबर 6, नए रोजगारों का सृजन। आगे सूचना अर्थव्यवस्था, ज्ञान अर्थव्यवस्था, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई न्यायालय आदि अवधारणाओं के चलते हम आधुनिक समाज को सूचना समाज भी कहते हैं। आगे है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व। शिक्षा में निवेश निसंदेह किसी भी देश की मानव पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला निवेश है। यह न केवल अच्छे साक्षर नागरिकों की संख्या बढ़ाता है बल्कि देश को तकनीकी रूप से नवाचारी भी बनाता है। इससे देश आर्थिक प्रगति की दिशा में मार्ग प्रशस्त होता है। आगे है, सबसे पहले हम वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली कुछ चुनौतियों की चर्चा कर लें। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या का लगभग आधा भाग 25 वर्ष से कम आयु का है। भारत में 60% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हमारी साक्षरता दर 75% के आसपास है और यहाँ 15 प्रमुख भाषाएं हैं। परंपरागत शिक्षा प्रणाली इस स्तर तक शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जुलाई 2016 तक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का विभाग था, जिसका विजन है एक इंजन के रूप में भारत का ई विकास, जो एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज का रास्ता खोलता है। आगे है, अब भारत के नागरिक शिक्षा के प्रति वैसे ही जागरूक हुए हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य 2 प्रकार की चुनौतियां हैं। पहली है जनसंख्या वृद्धि के कारण छात्रों की संख्या में वृद्धि, फलस्वरूप और अधिक शिक्षण संस्थाओं और शिक्षकों की आवश्यकता। इसके लिए वित्तीय संसाधन भी चाहिए। दूसरी चुनौती है ज्ञान विस्फोटन। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्ञान विस्फोटन। आगे, ज्ञान में निरंतर विस्तार, इसमें वृद्धि की दर पहले से कई गुना ज़्यादा है। एक शिक्षक को छात्र और
समाज की अपेक्षाओं के अनुसार निश्चित समय में अधिक ज्ञान वितरित करना होता है, चाहे पाठ्यचर्या पहले जितनी ही रहे। आगे है, इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के योगदानों में अभिगम्यता के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों के निम्नलिखित 4 संभावित स्तर हैं। आइए देख लेते हैं इन स्तरों को। पहला है प्रथम स्तर। इस श्रेणी में शिक्षार्थी शिक्षा की उच्च गुणवत्ता का खर्च वहन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, सेकंड पॉइंट है दोस्तों, द्वितीय स्तर। इस श्रेणी के छात्र मेधावी और सक्षम होते हैं, लेकिन आईसीटी शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सार्वजनिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं और शीघ्र ही पहले स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हो सकते हैं। तृतीय स्तर। यहाँ छात्र आर्थिक और अकादमिक दोनों मानकों पर पिछड़े हुए हैं। नंबर 4 चतुर्थ स्तर। यहाँ अनपढ़ और दरिद्र श्रेणी के लोग हैं। आगे है शहरी ग्रामीण विभेद, जिसको हम डिजिटल डिवाइड भी कहते हैं। अभिगम क्षमता और संसाधनों के आयामों के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। क्रॉस और एडम के अनुसार शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग के निम्न 4 औचित्य का आधार रेशनल है। औचित्य का आधार है। आगे है, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों समाज में तकनीकी के बढ़ते हुए उपयोग को ध्यान में रखते हुए। दूसरा है व्यावसायिक या वृत्तिक। लगभग सभी व्यवसाय इसका ज्ञान चाहते हैं, इसलिए शिक्षा में और भी महत्वपूर्ण है। नंबर 3 उत्प्रेरक। उत्प्रेरक में क्या है? शिक्षण को ज़्यादा प्रभावशील बनाने हेतु उत्प्रेरक। नंबर 4 शिक्षा विज्ञान संबंधी। अधिगम को अधिक प्रभावी, लचीला, कुशल बनाने हेतु। ठीक है। आगे किसी भी समय कहीं भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सर्वाधिक अनोखी विशेषता यह है कि इसे समय और स्थान में समायोजित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने असमामेलित अधिगम्यता जैसी बहुत बड़ी समस्या का निदान करने का प्रयास किया है। अब छात्र किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन अध्ययन पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ सकते हैं। आगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा आपूर्ति, रेडियो और टेलीविज़न पर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण से सभी सीखने वाले और अनुदेशक को एक भौतिक स्थान पर होने का आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जब से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एक शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग किया गया है, इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप में कार्य किया है। इसमें वीडियो, टेलीविज़न, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है, जिसमें ध्वनि और रंग निहित है। इससे छात्र सीखने की प्रक्रिया में ज़्यादा गहराई से जुड़ पाते हैं। आगे दोस्तों उच्चतर शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आइए कौन कौन से उद्देश्य देख लेते हैं। पहला, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को
अधिक अधिगम बनाना। दूसरा, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना। नंबर 3, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियमों के अनुपालन में पारदर्शिता को बढ़ाना। नंबर 4, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना। नंबर 5, छात्रों के व्यवहार ग्रहण शक्ति का विश्लेषण, छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा शिक्षा में आईसीटी के लाभ क्या है, देखते हैं। ये देख लेते हैं शिक्षा में आईसीटी के लाभ। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, अधिगम का व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण का अर्थ है कि लोग एक समूह के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। आईसीटी प्रत्येक शिक्षार्थी को माध्यम और सामग्री के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है। शिक्षार्थी अपने अधिगम की गति स्वयं निश्चित करते हैं। दूसरा, अंतरक्रियाशीलता। अंतरक्रियाशीलता का अर्थ है कि शिक्षार्थी सामग्री के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकता है, जैसे कि विषय वस्तु के आगे पीछे शीघ्रता से जा सकता है। शिक्षार्थी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अनुक्रमिक तरीके से चले। नंबर 3, दूरी और जलवायु से तटस्थता। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत इस प्रकार का शिक्षण संस्थानों से दूरी और जलवायु पर निर्भर नहीं करता। नंबर 4, अधिक किफ़ायती और व्यापक पहुँच। अब इंटरनेट की सुविधा कम खर्च और अधिक गति के साथ देश के हर भाग में उपलब्ध है। नंबर 5 दोस्तों, एकाधिक शिक्षण और विविध शिक्षार्थी। अब शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, इसमें शिक्षार्थियों को विविध अनुभव उपलब्ध करवाने का निरंतर प्रयास रहता है, जैसा कि हम पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। नंबर 6 है एक समान गुणवत्ता। आईसीटी के प्रयोग के कारण शिक्षण का काफ़ी सीमा तक मानकीकृत संभव हो पाया है। यहाँ इस बात का वर्णन करना भी आवश्यक है कि वैश्वीकरण और आईसीटी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने कुशल जनशक्ति की मांग लिए नए आयाम खोल दिए। विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में इस परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अंतर्गत आने वाली 12 मुख्य सेवाओं में शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र को देशों के बीच व्यापार से मुक्त प्रवाह के लिए खोल दिया जाना चाहिए, जिसके फलस्वरूप ज्ञान के एक व्यापारिक वस्तु बनने की संभावना है। इस स्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि भारतीय शिक्षा की परिवर्तन के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें। आगे है दोस्तों हमारा आईसीटी के प्रकार। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। समय के आधार पर आईसीटी में 2 प्रकार के उपकरण सम्मिलित हैं। पहला पुराने और दूसरा नए। पुराने उपकरण में मुख्य रूप से रेडियो, टीवी और टेलीफोन आदि शामिल हैं। नए उपकरणों में मुख्य रूप से कंप्यूटर और मानकीकृत कंप्यूटिंग हार्डवेयर, इंटरनेट, वायरलेस तकनीक, उपग्रह इत्यादि सम्मिलित हैं। यह विभिन्न उपकरणों के एक साथ काम करने में और एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाने में सक्षम है, जो कि संसार के हर कोने में पहुंचा हुआ है। शिक्षण के दृष्टिकोण से आईसीटी केवल नवीनतम कंप्यूटर और
कंप्यूटर और इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें श्रव्य दृश्य सहायक यंत्र, रेडियो, टीवी, एपिडोस्कोप आदि आते हैं, जिसका उल्लेख पहले अध्याय में भी किया जा चुका है। मीडिया के आधार पर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग मीडिया के आधार पर देख लेते हैं। और ऊपर दोस्तों हम लोगों का एक ये दर्शाया गया है, समय के आधार पर हम लोग पढ़ लिए, मीडिया के आधार पर, फिर उपयोग के आधार पर, फिर उसके समय में दोस्तों पुराना और नया आया था। मीडिया में हम लोग पढ़ेंगे संकेतों के आधार पर और प्रसारण काल के आधार पर, ठीक है। फिर संकेतों के आधार को भी दो बार में एनालॉग और डिजिटल में बांटा गया है, और प्रसारण के आधार पर भी दोस्तों इसको तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक में बांटा गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग मीडिया अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग उपयोग के आधार पर इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों इसको भी 3 भागों में बांटा गया, आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्पित शिक्षा और आईसीटी सक्षम शिक्षा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग समय के आधार पर पढ़ लिए, अब हम लोग मीडिया के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये है दोस्तों हमारा मीडिया के आधार पर। चलिए, मीडिया के आधार पर इसमें निम्नलिखित 2 प्रकार के आधार हैं। पहला, संकेतों के आधार पर। आईसीटी के अंतर्गत आने वाले उपकरणों को संकेतों के आधार पर एनालॉग और डिजिटल में भी विभाजित किया जा सकता है। पहला पॉइंट दोस्तों, एनालॉग मीडिया देखते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल एक सतत संकेत है जो कि किसी वस्तु के भौतिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। यह सूचना देने के लिए सतत मूल्य है। मुख्यतः पुरानी प्रौद्योगिकियों वर्ष 1995 से पहले वाली को एनालॉग मीडिया सामूहिक शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं थर्मामीटर, पुराना रेडियो, मेगाफोन और पुराने टेलीफोन हैंडसेट। जब हम स्टीरियो सिस्टम की आवाज़ को बढ़ाते हैं तो वह धीरे धीरे और लगातार बढ़ती है, ठीक है। यह है दोस्तों एनालॉग सिग्नल। हम लोग का एनालॉग सिग्नल ऐसे जाती है, ठीक है। देख लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल मीडिया। आइए देखते हैं डिजिटल मीडिया दोस्तों हमारा कैसे जा रही है, देख लीजिए। ऐसे ऊपर, फिर सीधा, फिर नीचे, फिर सीधा, फिर ऊपर, फिर सीधा, फिर नीचे, इस तरीके से दोस्तों जाती है डिजिटल मीडिया। एक नए कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी को डिजिटल मीडिया कहा जाता है। यहाँ संकेत 0 और 1 का मूल्य ले सकते हैं। इसका उद्गम मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों, आगे है प्रसारण काल के आधार पर। हमारा क्या था दोस्तों, उपयोग के आधार पर ना। अब हम लोग देखते हैं प्रसारण काल के आधार पर। चलिए, प्रसारण काल के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 2 प्रकार की हो सकती है। पहला है दोस्तों तुल्यकालिक मीडिया। तुल्यकालिक का अर्थ है एक ही समय पर घटित होना। तुल्यकालिक मीडिया में मूलभूत आवश्यकता यह कि सभी प्रतिभागी, चाहे वे अलग अलग स्थानों पर हो, एक निश्चित समय पर सूचना को ग्रहण करने के लिए उपलब्ध रहें। इसमें शिक्षण वास्तविक समय में घटित हो रहा होता है, उदाहरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे है दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट, इसमें अतुल्यकालिक मीडिया। अतुल्यकालिक मीडिया में सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागी अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध हो सकते हैं, उदाहरण के लिए मुद्रित शिक्षण सामग्री, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आदि, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग उपयोग के आधार पर देखेंगे, ठीक है। उपयोग के आधार पर, जब से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एक शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग किया गया है, इसने एक त्रुटिहीन प्रेरक साधन के रूप में कार्य किया है। इसमें वीडियो, टेलीविज़न, मल्टीमीडिया
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है जिसमें ध्वनि और रंग निहित हैं। इससे छात्र सीखने की प्रक्रिया में गहराई से जुड़ते हैं। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपयोग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दोस्तों आईसीटी शिक्षा, ठीक है। इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों का निर्माण करना है। इसका कह रहे हैं, इसको हम शिक्षा की प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों हमारा आईसीटी समर्थित शिक्षा, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। आजकल लगभग सभी शिक्षण संस्था आईसीटी का उपयोग आगे दोस्तों आईसीटी का उपयोग परंपरागत मुद्रित शिक्षण सामग्री के पूरक के रूप में करते हैं ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक विस्तृत रूप दिया जा सके। इसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूरस्थ विश्वविद्यालय मुद्रित शिक्षण सामग्री के साथ साथ रेडियो और टीवी कार्यक्रम, ऑडियो वीडियो टेप आदि का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है दोस्तों हमारा आईसीटी सक्षम शिक्षा, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। यहाँ पूरा शैक्षिक कार्यक्रम ही विशुद्ध रूप से आईसीटी पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त आईसीटी में शिक्षण अधिगम को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, आगे डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें ई लर्निंग ब्लेंडेड लर्निंग का वर्णन पहले अध्याय में भी किया गया है और डिस्टेंस एजुकेशन का 9वें अध्याय में वर्णन किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। आगे दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक आइए देखते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, इनपुट आउटपुट एवं संग्रह आदि उपकरण। नंबर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, प्रचालन प्रणाली, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर आदि। नंबर 3 दोस्तों दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी, दूरसंचार माध्यम, प्रक्रमक तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा आदि। नंबर 4 मानव संसाधन, तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक आदि। आगे है आईसीटी की सीमाएं। नंबर 1 आधारिक संरचना संबंधी उच्च प्रारंभिक लागत। नंबर 2 शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत मतभेदों की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान। नंबर 3 अधिगम समस्या। नंबर 4 आईसीटी मूल रूप से एक वितरण प्रणाली है। नंबर 5 प्रदर्शन मूल्यांकन में कठिनाई। नंबर 6 सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता। नंबर 7 मनोदृष्टि में परिवर्तन की आवश्यकता। आगे है नेट परीक्षा में एकाधिक बार अग्रलिखित विषय वस्तुओं पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। आगे है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष आयोग के अधीन कार्यरत इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य अंतरिक्ष अनुसंधान व विकास पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका गठन 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। पहली भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंडियन नेशनल सैटेलाइट है,
जो कि संचार के लिए भू स्थिर उपग्रहों पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट इनसैट एक बहुउद्देशीय प्रणाली है। इसका उपयोग घरेलू दूरसंचार, मौसम की जानकारी तथा आंकड़ों के संप्रेषण, दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने में किया जाता है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है। इनसैट कार्यक्रम की व्यवस्था और संचालन की जिम्मेदारी अंतरिक्ष विभाग की है। इनसैट श्रृंखला के उपग्रहों की सहायता से ही दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर विश्वविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। दूसरी प्रणाली भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला है, जिससे हम संसाधनों की निगरानी कर सकते हैं। आगे है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV दोस्तों। यह एक 4 चरण वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक व द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का प्रयोग किया जाता है। यह 44 मीटर ऊंचा व 283 टन वजन का पूर्णतः स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित यान है। इससे IRS श्रृंखला के 1200 किग्रा तक के उपग्रह को 900 किलोमीटर की ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। आइए देखते हैं। GSLV भी इसको कहा जाता है दोस्तों। यह भूतुल्यकालिक प्रक्षेपण यान है, जिससे इनसैट श्रृंखला के सभी उपग्रहों को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूसमकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। यह शक्तिशाली 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है, जो 49.1 मीटर तथा 5,401 टन का है, जिसके प्रक्षेपण के प्रथम चरण में ठोस, द्वितीय चरण में द्रव तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। आगे आदर्श प्रक्षेपण स्थल। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से सागर तट के समीप, कम आबादी वाले क्षेत्रों के निकट होना चाहिए तथा ईंधन की खपत कम हो। इसके लिए भूमध्य रेखा के समीप होना चाहिए, जिससे कि भू समकालिक कक्षा में थोड़ा बड़ा कर लें, कक्षा में आसानी से उपग्रह का प्रवेश कराया जा सके। भारत के प्रक्षेपण केंद्र भी श्रीहरिकोटा, बालासोर, इनव्हीलर द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है इनव्हीलर द्वीप। क्रायोजेनिक तकनीक देख लेते हैं। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ बर्फ जैसा ठंडा है। क्रायोजेनिक तकनीक को तुषारजनिक या प्राशीतनी या निम्न तापिका कहते हैं, जिसका तापमान 0 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रायोजेनिक तकनीक थोड़ा सा और छोटा करते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य प्रयोग रॉकेटों में
किया जाता है, जहां ईंधनों को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नंबर 1, वायरलेस संचार के लिए ट्रांसपोंडर का उपयोग किया जाता है, जो कि संकेतों को ग्रहण करता है और अपनी प्रक्रिया देता है। आगे नंबर 2, भारत का पहला एडूसैट यानी जीसैट 3 वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था। आगे दोस्तों केयू बैडविड्थ 12 से 18 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादातर टीवी और वीसैट से संबंधित उपग्रह प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, का बैंडविड्थ 26.5 से 40 गीगाहर्ट्ज़ हाई डेफिनेशन यानी HD उपग्रह में प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है दोस्तों डी बैंड उच्चतम बैंडविड्थ है और एल बैंड सबसे कम बैंडविड्थ है। नंबर 6, भारत के पहले चंद्र अभियान चंद्रयान प्रथम को वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। नंबर 7, मौसम उपग्रह मेटसैट 1 या 2 को कल्पना चावला से नामित किया गया है। कल्पना प्रथम, कल्पना द्वितीय आदि। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे टेलीविज़न मानक। आइए देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा धुंधला है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। टेलीविज़न मानक देखते हैं। इससे संबंधित प्रश्न नेट जीआरएफ के में पूछा जा चुका है। इस शब्दावली का प्रयोग उपग्रह संप्रेषण में किया जाता है। यह 3 वीडियो फॉर्मेट सिग्नल्स एक दूसरे के साथ असंगत है। पूरे विश्व में टेलीविज़न संकेतों के 3 मानक हैं, PAL NTSC और CCAM। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, 1 सेकेंड। आइए दोस्तों पाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन इस वीडियो संकेत मानक का प्रयोग पश्चिमी यूरोप, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में किया जाता है। यह एनालॉग संकेत के रूप में है तथा इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होने के कारण तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होती है। नंबर 2 दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे NTSC नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमिटी। ठीक है, यानी नेशनल टेलीविज़न सिस्टम समिति। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिकी देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और जापान में प्रयोग किया जाता है। पहला रंगीन टीवी प्रसारण भी इसके माध्यम से हुआ था। ठीक है, आगे नंबर 3 है दोस्तों सिकैम अनुक्रमिक रंगीन एवेक मेमोयर सिक्वेंटल कोलेरियर एवेक मेमोरी। ठीक है, इसका मुख्य रूप से प्रयोग फ्रांस एवं दूसरे पश्चिमी देशों में होता है। यह पॉल जितनी बैंडविड्थ ही प्रयोग करता है। बैंडविड्थ ही प्रयोग करता है, पॉल के बराबर, पॉल जितनी बैंडविड्थ ही प्रयोग करता है, लेकिन रंगीन सूचना को क्रमिक रूप से संचारित करता है। आगे दोस्तों पत्र सूचना कार्यालय, आइए देखते हैं। पत्र सूचना कार्यालय PIB इलेक्ट्रॉनिक व ऑनलाइन मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, संबंधित प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी संप्रेषित करने वाली भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी है।
यह मीडिया और सरकार के बीच माध्यम की भूमिका निभाती है और मीडिया में प्रतिबिंबित जनता की प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार को फीडबैक प्रदान करती है। आगे है पत्र सूचना कार्यालय सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों व गतिविधियों के संबंध में सूचना संप्रेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करता है, जिनमें प्रेस रिलीज, प्रेस नोट, विशेष लेख, बैकग्राउंडर्स, फोटोग्राफ और ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटाबेस शामिल है। सूचनाओं का संप्रेषण अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में किया जाता है और बाद में इनका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, जो देश के विभिन्न भागों में करीब 8,400 समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों में पहुंचता है। आगे है प्रसार भारती। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल है। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के मुद्दे पर संसद में काफ़ी बहस के बाद किया गया था। संसद ने इस संबंध में 1990 में एक अधिनियम पारित किया, लेकिन इसे अंततः 15 सितंबर 1997 में लागू किया गया। आगे है दूरदर्शन। दूरदर्शन का प्रयोगात्मक प्रसारण दिल्ली में एक छोटे ट्रांसमीटर और अस्थायी स्टूडियो से सितंबर 1959 में प्रारंभ हुआ। नियमित दैनिक रूप से संचरण 1965 ईस्वी में शुरू कर दिया गया। इस सेवा को 1972 ईस्वी में बम्बई के लिए बढ़ा दिया गया। वर्ष 1975 तक केवल 7 शहरों को टीवी द्वारा कवर किया गया। वर्ष 1976 ईस्वी में टीवी को रेडियो से पृथक किया गया। राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। उसके बाद से दूरदर्शन में लगातार प्रगति हुई है। दूरदर्शन पर स्वस्थ भारत दुनिया में सबसे बड़ी स्वास्थ्य संचार पहल है। आगे है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देख लेते हैं। एफएम अर्थात फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम की ध्वनि अत्यंत स्पष्ट होती है तथा संगीत सुनने में भी आनंद आता है। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, एफएम लगभग 55 से 65 किमी के क्षेत्र में ही सुना जा सकता है। एफएम के कार्यक्रम सुनने के लिए अलग से एफएम बैंड वाले ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। एफएम की फ्रीक्वेंसी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ होती है। एफएम प्रसारण के कुछ प्रमुख लाभ हैं। क्या क्या हैं ये देखते हैं। नंबर 1, उच्च क्वालिटी का प्रसारण। नंबर 2, मनोरंजन प्रधान। नंबर 3, कम शक्ति के ट्रांसमीटर का प्रयोग। नंबर 4, कम इंटरफियरेंस। और नंबर 5 दोस्तों, अच्छा सिग्नल। ठीक है। आगे है, उल्लेखनीय है कि भारत में सन 1993 में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम रेडियो की शुरुआत हुई थी। यह प्रसारण आकाशवाणी के एक चैनल पर कई महानगरों से शुरू हुआ था। ठीक है, 1993 में। आज एफएम की पहुंच का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। कई प्राइवेट निजी एफएम स्टेशन चैनल चालू हो गए हैं। सन 2001 ईस्वी में भारत में
पहला निजी एफएम चैनल है रेडियो सिटी, स्टार समूह, रेडियो मिर्ची यानी टाइम्स समूह, रेड एफएम या बिग एफएम। ठीक है। भारत में मुख्य समाचार अभिकरण। नेट परीक्षा में इस विषय पर प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, भारत में मुख्य समाचार अभिकरण पे। आगे देखते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। पीटीआई को वर्ष 1947 में स्थापित किया गया और इसने वर्ष 1949 ईस्वी में अपनी सेवाएं शुरू कर दी। यह देश के समाचार पत्रों द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी ऑपरेटिव संस्था है, जिसका अधिदेश पाठकों को कुशल और निष्पक्ष समाचार प्रदान करना है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूएनआई को वर्ष 1959 में स्थापित किया गया था और इसने 1961 ईस्वी में कामकाज शुरू कर दिया। इसने वर्ष 1982 ईस्वी में भारत में अपनी पहली समाचार एजेंसी पूर्ण हिंदी तार सेवा यूनिवार्ता प्रारंभ की। यूएनआई ने अपनी पहली उर्दू सेवा भी शुरू की। यूएनआई रॉयटर्स, जो कि दुनिया में सूचना क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में सम्मिलित है, से वैश्विक समाचार प्राप्त कर भारत में वितरण का कार्य शुरू किया। आगे है भारतीय प्रेस परिषद, पीसीआई भारतीय संसद द्वारा अधिदिष्ट एक अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना एवं समाचार पत्रों और न्यूज एजेंसीज के मानकों में निरंतर सुधार करना है। ठीक है, ये था दोस्तों पीसीआई का। आगे देखते हैं हमारा। आगे दोस्तों कंप्यूटर हम लोग नेक्स्ट लेसन से मतलब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आईसीटी के भाग 2 में हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, ताकि वीडियो दोस्तों लंबा ज़्यादा ना हो। ठीक है, और हम लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, आप लोग बोर भी ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों। लव यू, बाय बाय दोस्तों।